2 दिन से एक ही मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे यूट्यूब की ब्रेकिंग हो या फिर सोशल मीडिया साइट एक्स के ट्रेंडिंग्स। इजराइल और उससे जुड़े कीवर्ड्स लगातार इंटरनेट पर तैर रहे हैं। कारण शायद आपको पता चल ही चुका होगा, जो नहीं पता है तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि इजराइल पर गाजा की तरफ से यानी कि हमास की तरफ से 5000 के लगभग रॉकेट अभी तक दागे जा चुके हैं। उनके लड़ाके पैराग्लाइडिंग करते हुए इजराइल के अलग अलग शहरों में उतरे और वहां पर जो म्यूजिक फेस्टिवल का आखिरी दिन था उस दिन उन्होंने तबाही मचाई, कई लोगों को अगवा किया, कई लोगों पर गोलियां बरसाई, कईयों के साथ बर्बरता की गई। इसके जवाब में इजराइल की तरफ से सरकार ने युद्ध की सूचना जो है जारी कर दी थी और उसके बाद से लगातार इजराइल भी एक्शन मोड में है। अब इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, विश्व पर क्या असर पड़ेगा, क्या नई राजनीतिक फिश तैयार होगी वेस्टर्न और मध्य पूर्व के बीच में, और क्या कुछ निकल कर आएगा सामने, इजराइल के साथ क्या होगा, क्या इजराइल वही इजराइल रहेगा या फिर कमज़ोर पड़ेगा या फिर और ज़्यादा खूंखार और ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, मौसाद की क्या अहमियत है, आयरन डोम कैसे फेल हुआ, इन सब पर आज हम बात करेंगे जागरण प्राइम में। हमारे साथ हैं अनुराग सर, विवेक सर और स्कंद सर, तीनों पे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि इजराइल में यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों के बीच का ये जो त्रिपक्षीय द्वंद्व है, ये क्या है? बेसिकली अगर आप कई इतिहास के पुराने पन्नों को देखें तो जब मैं 1917 से बात करते हैं कि ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य से फिलिस्तीन को कब्जे में ले लिया। उसके बाद ये लड़ाई बड़ी तेजी से शुरू हुई, लेकिन वो लड़ाई का अंत कहीं पर नहीं आया। उसके बाद तमाम समझौते हुए, तमाम चीज़ें घटी, लेकिन ये लड़ाई अंत में नहीं पहुंची। उस समझौते के बाद ये रहा कि फिलिस्तीन होगा, फिलिस्तीन का कब्जे में गया, फिलिस्तीन ने अपने कब्जे की लड़ाई शुरू करी। इजराइल ने कहा 1948 में कि हम इजराइल का गठन हो गया, अमेरिका ने अगर उसको मतलब मान्यता दे दी। हालांकि तब भारत उसके पूरे विरोध में था, भारत ने कहा इजराइल को मान्यता नहीं देते। तब से कई बार हल्कों में ये लड़ाई लगातार चलती रही। अगर आप इतिहास के पन्नों को देखें तो ओस्लो शांति समझौता भी वहाँ पर हुआ जी। उसके अलावा लगातार 6 दिन का जो इसे वॉर कहते हैं, 6 डे वॉर भी, 6 डे वॉर 1967 में, फिर योर कप वॉर भी की उसके बीच में घटा। उसके बाद लगातार हम देखें तो कुछ ना कुछ घटना होती रही। पूरे अरब देशों ने बहिष्कार करने की बात की तो उन्होंने कहा 3 नोज का सिद्धांत दिया गया कि 3 नोज रहेंगे, जैसे हम इजराइल से बात नहीं करेंगे, उससे शांति की बात भी नहीं करेंगे, उससे कोई सुलह नहीं होगी, व्यापार नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। तो इस तरह से यहूदी और मतलब गांधी ने के बारे में भी कहा था, गांधी ने एक आर्टिकल जब लिखा था तो उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो इजराइल के मसले पर और उसके मसले पर यह आलोचना करी गई थी, लेकिन धर्म के आधार पर 2 राष्ट्रों का विभाजन किया गया और वो आग तब से अब तक लगातार सुलग रही है। बीच बीच में इस आग में लगातार शांति करी गई, लेकिन तमाम ध्रुवों ने यानी दुनिया के हलकों में जब बढ़ती रही, क्योंकि जो पहले इजराइल के साथ थे वो अब इजराइल के साथ नहीं है, उनमें से कुछ ध्रुव बदले, कुछ फिलिस्तीन के साथ थे जो फिलिस्तीन के साथ नहीं है। तो दुनिया जैसे जो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे और वो फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ अरब कंट्रियों ने जिन्होंने प्रोग्रेसिव मूड अपनाया, उनमें कतर की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, बहरीन की बात करें हम, उन्होंने इजराइल का दामन पकड़ लिया, प्रो इजराइल होते चले गए। वो फिलिस्तीन के साथ उस तरह से नहीं आए। अगर आप वर्तमान परिदृश्य में भी देखें तो वो थोड़ा अलग कटे हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये लड़ाई पूरे धर्म के आधार पर है। तो सर, 35 एकड़ की जो ज़मीन है उसको लेकर विवाद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहीं पर कहा जाता है कि वहीं से पैगंबर जो है जन्नत चढ़े थे। कहा जाता है वहीं पर यीशु ने उपदेश दिया था और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। उसके बाद उनका वहीं पर फिर से जन्म हुआ और कहा गया कि जब वो वापस आएंगे तो उनके लिए जेरूशलेम का वो इलाका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा यहूदियों की सबसे पुरानी मान्यता है, जिसके सबसे पुराने साक्ष्य इतिहासकारों को मिलेगा कि सबसे पुराने ये थे यहाँ पर, फिर इनको यहाँ से खदेड़ दिया गया, फिर ये 1917 के बाद वापस आना शुरू हुए और 48 में नया देश बना। सर, वो 35 एकड़ के इलाके का इतिहास, मध्य और आज क्या है? एक्चुअली जो 35 एकड़ का इलाका यरूशलेम में है उसको क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी तीनों धर्म पवित्र मानते हैं और तीनों की धार्मिक आस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं। इसी को लेकर सबसे ज़्यादा संघर्ष इनके बीच हुआ भी है। अब इस 35 एकड़ के इलाके को मुस्लिम जहाँ उसको अहमद अल शरीफ के नाम से जानते हैं, हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं, वहीं
यहूदी मानते हैं कि उनका जो उसको बेसिकली टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। उनका ये मानना था कि सबसे पहले उनका मंदिर यहीं पर बनाया गया और उस हिसाब से जो है वो उसको फॉलो करते हैं लगातार। तो अब क्योंकि इनकी आपस में इस तरह से मान्यताएं हैं और सबका उसके ऊपर दावा है, इसलिए इनके बीच में संघर्ष है। सर, जो इनका था कि टेम्पल ऑफ माउंट जब तोड़ा गया, उसकी जो आखिरी दीवार बची है जहाँ पर ये पूजा करते हैं, उसको कहा गया होली ऑफ होलीज, यानी कि पवित्र से भी पवित्र। वहाँ पर आम इजरायली जाते नहीं थे, इसीलिए आज तक जो प्रेइंग वॉल है, इनकी वेलिंग वॉल है, जहाँ पर हाथ रख कर ये रोते हैं, प्रार्थना पढ़ते हैं, तो उसका जिक्र भी मिलता है, टेम्पल ऑफ माउंट का मिलता है। तो कभी ये कन्फ्यूज़न की स्थिति आई इज़राइल में, यानी कि यहूदियों में और मुस्लिम्स में, कि जो अलक्सा है वही इनका टेम्पल माउंट रहा होगा, क्योंकि उसकी चट्टान के कुछ हिस्से को लेकर देखिए अभी इसको लेकर बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है। अभी कोई इस तरह की कोई दावा नहीं है कि पूरा यही स्पेस जो है वो कोई पर्टिकुलर स्पेस जो सबके लिए हो कि नहीं, इसी को मान लिया जाए। इसीलिए इस पूरे इलाके पे विवाद है। वो पूरा इलाका दोनों पक्षों की ओर से क्लेम किया जाता है। जी, इसका सर आपके लिए सवाल है कि इन सब का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? भारत ने कब का अपना स्टैंड, क्योंकि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो 1935 तक भारत में फ़लस्तीन दिवस मनाया जाता था, जब तक गांधी जी थे। फिर उसके बाद एक सोशल मीडिया पर एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान तैर रहा है कि किसी धर्म विशेष के लोगों को जगह नहीं दी जा सकती, उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जो लोग बसे उनको खाली नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर वो सीधा सीधा एक तरह से देखा जाए तो फ़लस्तीन के परिप्रेक्ष्य में बात करें। फिर उसके बाद सालों तक कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया। फिर 2017 में नरेंद्र मोदी गए, उससे पहले प्रणब मुखर्जी गए, वो फ़लस्तीन भी गए। तो भारत ने कैसे कैसे स्टैंड बदला और अब भारत के क्या संबंध है और इसका ट्रेड पर क्या असर पड़ने वाला है? भारत इजराइल संबंधों की हम बात करें तो आज़ादी जब इजराइल का गठन हुआ तो भारत ने इसको तुरंत मान्यता नहीं दी थी, बहुत समय तक नहीं दी थी। बहुत 20 साल के बाद करीब मुंबई में पहला कॉन्सुलेट खुला, वो भी व्यापार के लिए, राजनीतिक मान्यता नहीं मिली हुई थी। अगर उसमें आप देखें तो आपने बात की महात्मा गांधी की, वो तो एक पुरानी बात हो गई, लेकिन अगर आप वो दौर देखें, इंदिरा गांधी का दौर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ थे इंदिरा गांधी और वहाँ थे यासिर अराफात। जी, यासिर अराफात अल फतह के, जो कि फ़िलिस्तीन के एक तरह से निर्विवादित नेता थे। तो इन लोग के बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये वो जो असर था इन दोनों का, वो दोनों देशों के बीच में भी दिखता था। और भारत ने इजराइल से दूरी अपनी जो है वो लगातार बना के रखी हुई थी। धीरे धीरे चीज़ें बदली वहाँ से, जहाँ पे भारत अरब देशों का साथ भी चाहता था कि अरब देशों का जो स्टैंड होता था वो भारत का स्टैंड होता था इजराइल को लेके और फ़लस्तीन को लेके। लेकिन जब युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच में, खासतौर पर 1971 का युद्ध हुआ, तो उसमें जो अरब देश थे उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं पहली बार भारत को झटका लगा कि यार हम तो इनके साथ रहते हैं इन मुद्दों पर, लेकिन जो ये है जब युद्ध की बात भारत की आई तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे धर्म के आधार पर। जी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं धीरे धीरे इजराइल से अंदर खाने एक बातचीत शुरू हुई, थोड़ा बहुत रिलेशन शुरू हुए, लेकिन ये भी अंदर खाने थे, कोई ओपन नहीं हुए थे सर रिलेशन। आगे चीज़ें बढ़ी। राजीव गांधी भी फ़िलिस्तीन को खुल के समर्थन करते थे, और वो दौर था कि भारतीय नेता फ़िलिस्तीन तो जाते थे, इजराइल नहीं जाते थे कोई भी। जी। फिर एक दौर आया 92 के बाद से कि जब दो प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई भारत में लगातार, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, फिर राजीव गांधी की हत्या हुई, तो पहली बार भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इजराइल की मदद ली कि भाई हमें अपने राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा कैसे कर रही है, क्योंकि इजराइल इन्हीं परिस्थितियों से गुजरता था। तो उस समय जो इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसी थी उन्होंने भारत की इसकी मदद की, और ये प्रधानमंत्री की खासतौर पर सुरक्षा डिज़ाइन करने में। तो और उसके बाद भी हथियारों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर इजराइल से इनको रिलेशन, इनको फ़ायदा होना शुरू हुआ। कारगिल युद्ध में इजराइल ने बड़ी मदद की थी भारत की, तमाम असलहों को लेकर, सारे हथियारों को लेकर। तो अब धीरे धीरे भारत को समझ में आने लगा। एक तो उस दौर में आप देखेंगे तो एक पूरी दुनिया में एक मुस्लिम आतंकवाद वाला जो एक दौर बन रहा था। अगर आप देखें अमेरिका पर लादेन का हमला, और ये जो इस परिदृश्य में तेजी से बदला कि एक धड़ा खड़ा हुआ जो जहाँ हो रहा था भाई मुस्लिम आतंकवाद, लोग उससे बचना चाह रहे थे। तो भारत उसमें अपने आप को लगभग इजराइल के नज़दीक पाने लगा, और इधर भारत में बीजेपी तेजी से उभर रही थी। जी। अगर आप देखेंगे तो भारत की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी दो प्रमुख धड़े ही रहे हैं। जी। तो कांग्रेस अगर फिलिस्तीन के समर्थक में रही, लगभग उनके बड़े नेता, तो बीजेपी हमेशा इजराइल के पक्ष में खड़ी रहने वाली पार्टी थी। और आप देखेंगे तो 2000 के बाद से, अगर 10 साल का दौर हटा दें हम, यानी 99 से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, और 23 अगर बीच में मनमोहन सिंह का कार्यकाल हटा दें तो बीजेपी की सत्ता रही है।
अच्छा, बीजेपी इधर कांग्रेस के कार्यकाल में भी अब कांग्रेस ने इसराइल का महत्व समझ लिया था कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खासतौर पर, चाहे वो एग्रीकल्चर और डिफेंस हो, इसराइल से साथ रहना फायदेमंद है। और अमेरिका से रिलेशन में भारत सुधर रहे थे, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम नज़दीक जाने लगे इसराइल के। और जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार इसराइल का दौरा किया, तो पहले प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने फिलिस्तीन का दौरा नहीं किया, जो एक ट्रेडिशन 2017 में। हाँ, जो एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि अगर कोई भारत का नेता जा रहा है ना इसराइल, तो वो फिलिस्तीन भी जाता था पहले। लेकिन मोदी ने इसको तोड़ दिया, उन्होंने कहा हम सिर्फ इसराइल जा रहे हैं। बाद में वो गए फिलिस्तीन भी, लेकिन उन्होंने इसको तोड़ दिया। और अब जो प्रधानमंत्री का बयान आया है ना, जिसमें उन्होंने खुल के कहा कि वो इसराइल के साथ, उन्होंने फिलिस्तीन के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाई, तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, भारत अब खुलकर पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा है। सर, एक सवाल ये है कि यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर हुआ, उसके बाद अब ये दो देशों के बीच में, या कह लें कि दो अलग अलग धर्मों के बीच में लड़ाई हो रही है, जिसमें एक इस्लाम है और एक नॉन इस्लाम है। तो क्या सर ये एक नई पिच तैयार हो रही है मध्य पूर्व और पश्चिम के बीच में डिप्लोमेसी की? अगर देखें तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में देखें तो रूस अब इस बात को थोड़ा सा मानने सा लगा है कि वो पीछे अपने कदम घसीट रहा है, या वो कहीं ना कहीं ये अपने बयानों से लगता है कि उन्होंने ये माना है कि गलती हुई और हम वहाँ से वापसी की अपनी एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो इस बारे मामले में ये देखने में आ रहा है कि सऊदी अरब ने और ये कतर ने, बहरीन ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, खासकर इसराइल को लेकर और फिलिस्तीन को लेकर। इजिप्ट ने भी। तो अगर देखें तो इसमें रशिया की बात आ रही है, चाइना की बात आ रही है, और कि वो साथ शायद कहीं ना कहीं हथियार के, और ईरान का खासकर हिजबुल्लाह ग्रुप की बात करें तो, और इसमें जो वहाँ के खामनेई का पूरा सपोर्ट उन्होंने खासकर फिलिस्तीन के लिए पूरा बनता दिख रहा है। अगर आप पूरे इतिहास के थोड़ा पन्ने देखें तो अगर आप जब भी ओस्लो समझौता होना शुरू हुआ तो उस वक्त पहली बार डिप्लोमेसी जब पेज तैयार करने की बात करी गई थी तो 3 जोनों में बांटा गया था कि जोन ए किसके पास होगा, जोन बी किसके पास होगा, जोन सी किसके पास होगा। उसमें ये तय किया गया कि जो जोन ए, सर माफ़ी चाहते हुए आपको टोकना चाहूँगा, दर्शकों का बड़ा ऐसे टेक्निकल टर्म्स पर रहता है कि ओस्लो समझौता क्या है, क्योंकि आम आदमी को नहीं पता होता है। जी, ओस्लो समझौता के तहत दोनों राष्ट्रों के बीच एक समझौते की बात रखी गई थी। उसमें ये कहा गया था कि हम 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इसमें जोन ए जो रहेगा उसमें फ़लस्तीन का पूरी तरह से नियंत्रण होगा, जोन सी होगा उसमें इजराइल का नियंत्रण होगा, जोन जो बी रहेगा वो फ़लस्तीन का वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, लेकिन जो सिक्योरिटी रहेगी वो इजराइल की रहेगी। उसमें कई ऐसे इलाके थे, यत्ता की बात करें, बरहलम की बात करें, कई ऐसे इलाके जो उसमें आ गए थे। गाजा पट्टी में यूनुस खान इलाका जो पूरा फ़लस्तीन के पास आ गए थे। लेकिन इजराइल ने जो लगातार लड़ाइयाँ करता गया, 1967 का चाहे वॉर रहा, उसमें जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट से लड़ रहा था, उस वॉर में कई इलाका धीमे धीमे वो कब्जे करता गया। फिर जैसे 1992 के पहले जब एक 1994 की जो बड़ी लड़ाई हुई, 94 की लड़ाई में भी इजराइल ने पूरा अधिकार अपने कब्जे में ले लिया, तो उनके पास इलाका बहुत कम रह गया। तो ओस्लो समझौता 1994 के बाद से 1992 तक समझौता काफ़ी सारे काम करता रहा और उसके तहत बात होती रही। नेतन्याहू ने जब आई, नेतन्याहू ने कह दिया, जब उनके पीएम की हत्या कर दी गई थी उसके बाद नेतन्याहू का जो एंट्री होती है तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी विद पीस हम बातचीत करेंगे, लेकिन ओस्लो समझौते के तहत बातचीत नहीं हुई उसके बाद से। तो 1994 वो एक लैंडमार्क था, जिसके बाद बातचीत नहीं करी गई ओस्लो समझौते के तहत। जी सर। विवेक सर, एक सवाल आपसे है मेरा कि जिस तरह से इजराइल पर अटैक किया गया है हमास के द्वारा, आपको नहीं लगता इससे आतंकवादियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे और आने वाले समय में भारत ही नहीं बल्कि कई सारे जो देश हैं, जो शांति पसंद देश हैं, उनके लिए इस तरह के आतंकी संगठन खतरा हो सकते हैं? देखिए, हमास तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा इजराइल के लिए, और भारत ने अपना जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट किया भी है कि किसी भी तरह के आतंकी हमले की निंदा होनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच ये बहुत पुराना मामला है और हमास लगातार पहले भी हमले करते रहा है। इस बार उसने जो हमला किया वो बहुत बड़े पैमाने पे किया। माना जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पीछे ईरान हो सकता है, क्योंकि पहले जिन रॉकेटों से वो हमले करते थे वो बड़े देसी टाइप के होते थे और उनसे बहुत नुकसान नहीं होता था। लेकिन इस बार जो 5,000-7,000 रॉकेट एक साथ चलाए उन्होंने, और वो रॉकेट काफ़ी प्रभावशाली थे और उन्होंने काफ़ी नुकसान किया। तो ये माना जा रहा है दुनिया आने वाले समय में इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर फिर 2 हिस्सों में दिखेगी आपको, और आतंकवाद की निंदा सब लोग कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ देश जो हैं वो अभी भी हमास और फ़िलिस्तीन को मदद कर रहे हैं पीछे से। जी सर, आप ये बताइए कि जो पीएम मोदी ने जो बनाया है कॉरिडोर यूरोप के लिए, इसका क्या होगा? इसका असर जो अभी झगड़ा हुआ है
हमास और इसराइल के बीच में चल रहा है उसका असर क्या पड़ने वाला है इससे, और ट्रेडिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए अभी चूंकि अभी बात सिर्फ कागजों में ही है, एक प्लान है, अभी कहीं इस पे काम कुछ शुरू नहीं हुआ है, तो इससे बहुत ज़्यादा अभी इम्पैक्ट तो हमें नहीं समझ में आता। हाँ, चूंकि इसराइल इसमें जुड़ा हुआ है और कुछ भी बातचीत होने के लिए, कुछ भी आगे बढ़ने के लिए आपको एक शांत इसराइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक ये युद्ध शांत नहीं हो जाता तब तक इस पर बहुत आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने अभी तक कोई इसराइल के खिलाफ कुछ कहा नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो कि सऊदी अरब, चूंकि ये रास्ता यूएई सऊदी अरब से होते हुए जा रहा है, अगर कहीं सऊदी अरब और इसराइल के बीच में कुछ खटास आती है तो जरूर ये खतरे में पड़ेगा। लेकिन अगर सऊदी अरब जिस तरह से अभी रुख दिखा रहा है और वो रुख बना रहता है, तो लॉन्ग टर्म पे इस पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि आगे जाके युद्ध किस करवट बैठता है और आगे कितना बड़ा ये होता है। जी अनुराग सर, एक सवाल आपसे और है कि जिस तरह से इसमें आपने बताया कि दो धड़े हो रहे हैं, कुछ हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, कुछ हैं जो नहीं कर रहे थे फ़िलिस्तीन को सपोर्ट, वो अब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर अभी भी समर्थन मिलता दिख रहा है फ़िलिस्तीन को भी, और गाज़ा पट्टी वाले हमास के आतंकियों को भी कहीं ना कहीं लोग उन्हें ठीक ठहरा रहे हैं। ईरान में सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ तक कि बेरूत में भी मिठाइयाँ बांटी गई जब रॉकेट दागे गए। तो इस तरह से क्या एक बार फिर से दुनिया दो धड़ों में नहीं बट जाएगी इस इलाके को लेकर खासकर? जी, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य को देखें तो भारत का रुख भी इसमें बड़ा बीच का रहा है। भारत ने जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट रहा, उन्होंने यह कहा कि हम इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी फ़िलिस्तीन का विरोध का नाम नहीं लिया। यानी वो अरब देशों से अपने संबंधों को फिर भी खराब नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम में जो खाड़ी देशों में पिछले कुछ सालों में भारत के संबंध बहुत बेहतर हुए हैं। तो भारत कभी भी नहीं चाहता कि खाड़ी देशों में, खासकर इस्लामिक देशों में, उसके संबंधों का इस बात पर कोई असर पड़े। तो भारत एक बीच का रास्ता निकालने का पक्षधर है। अगर भारत के पक्ष से देखें, अगर हम बहुध्रुवीय दुनिया में देखें तो तमाम ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ जाए। इसका फ़ायदा खासकर चाइना लेना चाहता है। चाइना को ये लगता है कि शायद इस पूरे वॉर में वो अमेरिका, चूंकि इसराइल के बारे में मान्यता दे रहा है, अमेरिका ने खुल के समर्थन की बात करी या यूरोपियन कंट्रीज ने बात करी, तो चाइना चाहता है और रशिया चाहता है कि इस पूरे युद्ध का फ़ायदा उठाया जाए, और वो ईरान के मार्फत हथियार भेज रहा है। ऐसा ही पाकिस्तान में बात अफगानिस्तान की भी इस मसले पे आती है कि जो हथियारों का इस्तेमाल हमास ने किया, वो हथियार उसको कैसे पहुँचे, वो ईरान के मार्फत पहुँचे या किसके मार्फत पहुँचे, इस पर अभी कई सवाल लगे हुए हैं। क्या वो रशिया के मार्फत पहुँचे? इनको बताया गया वो ब्लैक बाजार से खरीदे गए। ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान के केस में हुआ, जहाँ अमेरिका अपने हथियार छोड़कर गया, जिनको ब्लैक मार्केट है बेचा जा रहा है। बात सामने भी है कि वो पाकिस्तान के पास वो हथियार जा रहा है। जी, तो इस पूरे खेमे पर जो धर्म के आधार पर हो रहा है, तो इस्लामिक देशों के पास फिर से एक गोलबंदी करने का एक मौका है। लेकिन भारत ने अपना इसमें जो स्टैंड रखा है वो इसने बड़ा बिल्कुल क्लियर रखा है कि वो दोनों देशों से, खासकर इजराइल के प्रति उसका रवैया नरम हो सकता है, लेकिन उसने फ़िलिस्तीन की भी आलोचना नहीं करी है, क्योंकि वहाँ पर अल फतेही भी काम करता है जिसके मोहम्मद अब्बास हैं। हालांकि उनकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठ रहा है, और हमास भी ये लड़ाई खाली इसलिए लड़ रहा है कि उसकी जो आइडेंटिटी खत्म हो चुकी थी, उसकी आइडेंटिटी पे संकट खड़ा हुआ था, उस आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ने हमास वहाँ पर आया है। वो अपने आप को लेजिटिमेट एक्टर साबित कर रहा है इस पूरे सिस्टम में, क्योंकि जो अल फतेह था उससे उसकी जो सिस्टम का जो तरीका है, अल फतेह का जो नाम है, वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब्बास की जो अथॉरिटी के बावजूद वहाँ पर उनको ये मालूम ही नहीं था। तो हमास ये दिखाना चाहता है, हमास की वो सेंट्रल फिगर है पूरे फ़िलिस्तीन में, क्योंकि जो बात स्कन जी ने करी कि जब ऐसे अराफात हुआ करते थे तो वो पोस्टर बॉय थे फ़िलिस्तीन के पूरे आंदोलन के। उस पोस्टर बॉय की जो इमेज थी वो अल फतेह के पास हो सकती थी, लेकिन और उस वक्त अब्बास साहब जब ऐसे अराफात थे तो वो हम आलोचना करते थे ऐसे अराफात के पूरे तरीके की, लेकिन हमास ने उन्हीं तरीकों को, जो कट्टरपंथी तरीका था, उसको अपनाया। तो इससे पूरी दुनिया में एक अलग अलग ध्रुव बढ़ गए, जहाँ इस्लाम वर्सेस अरब, यूरोपियन कंट्री अपना अपना फ़ायदा उठाएंगे। उसमें से अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए कुछ कंट्रीज़ अलग, रशिया, चाइना और ईरान की बड़ी भूमिका रहेगी। सर, आपसे एक सवाल है कि आतंकियों के हाथ में इस तरह के नए नए टेक्नोलॉजीज़ और हथियार हाथ लगना कितना मुश्किल है उन देशों के लिए जो इनके आसपास बसे हुए हैं, और उन देशों के लिए भी जो शांति चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से हमास ने हमला किया इतने बल्क में रॉकेट्स चलाकर, इजराइल का आयरन डोम जो है वो सबसे सुरक्षित माना जाता था जी, और उस पूरी सुरक्षा को धत्ता बताते हुए बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचाया हमास ने अब तक के हमले में। तो इससे ही पता चलता है कि इस तरह के हथियार अगर
किसी आतंकी संगठन को मिल जाते हैं तो वो एक देश के लिए भी चुनौती बन सकता है, जो कि एक संगठित देश है और जिसके पास सारी क्षमताएं हैं। इवन जो उनका सबसे नामी जो उनका टैंक था, जिसको वो दुनिया के सबसे सुरक्षित टैंकों में गिना जाता था, उसको भी उन्होंने जो है ध्वस्त कर दिया है। तो अब किसी भी आतंकी संगठन के पास अगर इस तरह के हथियार पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले जो उनके आसपास के जो भी लगे हुए देश हैं उनके लिए मुश्किल बढ़ेगी। स्कंद सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है इससे जुड़ा ही कि आयरन डोम फेल कैसे हुआ, दूसरा मोसाद का जो इंटेलिजेंस था, तो मोसाद कैसे चूक गई इसमें? ये एक ऐसा पॉइंट है ना जिस पे काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन आज शायद इजराइल की तरफ से आया कि उनको कुछ अंदेशा था, लेकिन उनको एक्चुअली जो सबसे बड़ी बात हुई है, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जैसा विवेक ने भी बताया था कि पहले जो हम करता था हमास, जो भी हमले करता था वो बहुत छोटे स्तर पर रॉकेट से करता था और उनका जो आयरन डोम है उसको बड़े ईजिली टैकल कर लेता था। लेकिन इस बार जो रॉकेट आए हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे और आयरन डोम ने कभी इस तरह के हमले नहीं झेले थे, तो कहीं ना कहीं वो अपडेट नहीं था। दूसरा एक आयरन डोम के लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इजराइल से वो ये है कि इसके सॉफ्टवेयर तो पिछले 10-12 सालों में 4 बार अपडेट किए गए जी, लेकिन हार्डवेयर इसके अपडेट नहीं हुए। तो इसके जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था ना, वो कोऑर्डिनेशन शायद वो नहीं दिखा पाए और इस वजह से क्या हुआ, बहुत से रॉकेट जो है उसको नष्ट करने में चूक गए और वो घरों पर गिर गए। ये पूरा हमला अगर आप देखें तो जी, दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाजा पट्टी बहुत छोटा सा इलाका है, इसके बगल में पूरा मिस्र का इलाका है, इजिप्ट का आप वो देखिए इलाका, और ये भूमध्य रेखा के पास इजराइल हर तरफ से इसको घेरता है, चारों तरफ से समुद्र के आसपास का इलाका हर तरफ से घेर रखा है इसको हर तरफ। लेकिन इसके बावजूद वो लड़ाके, वो गोरिल्ला युद्ध की बड़ी रणनीति के तहत अगर इजराइल में प्रवेश कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और वो बिना किसी समर्थन के प्रवेश नहीं कर सकते। और यहीं पर ही मोसाद की बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि उनको ये लगा था कि हमने हर तरफ से उसको घेर रखा है और समुद्र के रास्ते उनका घुसना वो नामुमकिन था। तो इसीलिए लग रहा है कि सपोर्ट किसी का है, किसी बाहरी एक्टर का सपोर्ट है जिसके तहत वो वहाँ पर एंट्री करते हैं। इस मामले में ईरान ने जो भूमिका निभाई है, जैसा कहा जा रहा है कि हथियार उसकी तरफ से है, हालांकि ये सब कोई स्पष्ट नहीं है, बस अलग अलग चैनलों के माध्यम से खबर बाहर आ रही है कि ईरान का समर्थन तो है ही खुले तौर पर, जैसा कि वहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा की गई, पटाखे छोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई, हथियार भी भेजे गए, ये बात भी अब पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे आ रही है। तो क्या ईरान ने इस बात से जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कोशिश की है? मुझे लगता है कि ईरान लंबे समय से इस बात पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। वो समर्थन आज का नहीं, ईरानी एकमात्र ऐसा कंट्री कह सकते हैं जिसका स्टैंड स्टार्टिंग से क्लियर रहा है कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। और ईरान के खिलाफ लगातार, जो आपने सुलेमानी की बात करी, लगातार पश्चिमी देशों का जो हमलावर है लगातार उसकी आलोचना करता है, खुले मंच पर करता रहा। ईरानी एक एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसने पहले दिन से ये कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। हिजबुल्लाह ने लगातार खुला समर्थन का ऐलान किया, उन्होंने कहा हम लड़ाई के में भी, अगर लड़ाई भी लड़ी जाती है तो भी हम फिलिस्तीन का समर्थन देंगे। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का जो समर्थन रहा, उसमें समर्थन की बात इजराइल को रही, वहाँ पर सैनिक युद्ध की बात नहीं रही। तो हिजबुल्लाह सैनिक युद्ध के लिए भी है, तो खामनेई जो है वो अपनी जनता के बीच लगातार साबित करना चाहते हैं। इजराइल के संदर्भ में अगर देखें तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, वहाँ 5 साल में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। देश के अंदर जो इजराइल के बारे में कहा था कि वो एक ऐसा कंट्री जहाँ के लोग बड़ा मिलके रहते हैं, बड़ा वहाँ पर है। लेकिन इजराइल में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसने भी ईरान को एक मौका दिया कि वहाँ पर ईरान, ये जो फलस्तीन का पूरा ग्रुप है, कि वो उन पर हावी हो सके, क्योंकि वो राज्य जो था, वो जो देश है, वो अपनी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से उभर ही नहीं पा रहा है। पहले नेतन्याहू वर्सेस कुछ चलता रहता है, नेतन्याहू आए, फिर यायर लैपिड आए, फिर नेफ्ताली बेनेट आए। पॉलिटिकल जो था वो तो है ही। अभी जो नेतन्याहू ने जो जुडिशियल रिफॉर्म बिल अपना लेके आया, जिसमें वो जुडिशरी पे जो सरकार के नियंत्रण बढ़ा रहे थे, उसने इजराइल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। मतलब इजराइल की जनता इस तरह सड़कों पर आ गई थी, तो बहुत ज्यादा इजराइल के लाखों लोग सड़कों पर थे। इस तरह से सरकार जो है पूरा उसको नियंत्रित करने में बिजी थी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो आंतरिक मामलों में इतना ज्यादा फंस गई थी सरकार या उनके जो संस्थाएं हैं, कि वो बाहर से आने वाले हमले का अंदाजा नहीं लगा पाए। ये आ भी रहा हो तो वो सही चैनल तक सही समय पर खबर नहीं पहुंच पाई और उसके मुताबिक एक्शन नहीं लिया जा पाया।